एवरीवन, दिस इज सोनिया मलिक एंड आज हमारा टॉपिक है आत्म परिचय, जो कि हमारी हिंदी पोएम का हमारी फर्स्ट पोएम है और हम इसका विशेष प्लस जो इसका कवि परिचय और लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आज हम करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हमारी कविता का नाम है आत्म परिचय यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन। यानी कि यहाँ पे जो हरिवंश राय बच्चन इसके जो कवि हैं अपना स्वयं का परिचय देने वाले हैं। इसके अंदर वो बताएंगे कि किस तरीके का इंसान हूँ मैं, क्या मेरी जिंदगी में चलता है, तो वो सब कुछ जो वो अपने बारे में बताएंगे। ठीक है, स्वयं हमको बता रहे हैं, स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं, वो है इनका आत्म परिचय। तो हरिवंश राय बच्चन जी का हालावादी दर्शन बहुत मशहूर है, तो वो इसी में उसकी एक झलक हमें मिलेगी, पर उसको हम लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे कि किस लाइन में उनका हालावादी दर्शन जो है वो झलका है। और दूसरी चीज इसकी साहित्यिक खड़ी बोली, आत्मकथात्मक शैली, गैर काव्य और मुक्त छंद है। मुक्त छंद यहाँ पे कोई भी पाबंदियां नहीं लगी है, इस तरीके की लाइन होनी चाहिए ऐसा नहीं, मुक्त छंद है और साहित्यिक खड़ी बोली। ये अगर चार चीजें तुमने याद कर ली विशेष में, हर एक को डाल दो, बाकी अलंकार वगैरह हम टाइम टू टाइम उनको सीख लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो मैं जग जीवन, तो मैं कौन है यहाँ पे? हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, तो वो अपने बारे में बता रहे कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन यानी कि जो ये संसार है, सांसारिकता, ठीक है, संसार की जो जितनी भी रीति रिवाज है उन सबको मानने वाला हूँ। जग जीवन का भार, भार यहाँ पे कैसा है? वो उनकी बंदिश है, क्योंकि कोई चीज़ हमें भारी लग रही है, हम उसको नहीं लेना चाह रहे पर हमें लेना पड़ रहा है, तो वो जग जीवन का भार यानी कि जो संसार है उसकी जो बंदिशें हैं, जो पाबंदियाँ हैं, उनको लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं उनको मानता हूँ। ठीक है, मतलब हो सकता है कि ठीक है मुझे वो भार लग रही हो, हालांकि वो उसको भार लग रही है, पर वो कह रहा है कि नहीं मैं उनको ले घूम रहा हूँ। ठीक है वो मेरे पास। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, तो कह रहा है फिर भी जीवन में मेरे को सबको देने के लिए स्नेह है। इस जीवन ने मुझे भार दिया है, ऐसा भार जो मैं लेना नहीं चाहता पर मैं लेके घूमता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस संसार को केवल स्नेह ही दूंगा। ठीक है, अब ये जो पंक्ति है इसमें कवि का आशय स्पष्ट हो रहा है, चाहे इस संसार ने मुझे कुछ भी दिया हो पर मैं इस संसार को केवल स्नेह और स्नेह देना चाहता हूँ। ठीक है, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो कर दिया किसी ने झंकृत, झंकृत होता है जब कोई वाद्य यंत्र है, लाइक गिटार है, तो उसकी जो हमारी स्ट्रिंग्स होती है उनको ऐसे छू देना तो आवाज आएगी, तो यानी कि जो तार लगे होते जब अगर हमने उसको छू दिया तो आवाज जो आई, झंकृत बजाना, जिनको छूकर, यानी कि कवि के हृदय में कुछ ऐसी यादें थे जिसको किसी घटना विशेष ने या किसी व्यक्ति विशेष ने उजागर कर दिया है। ठीक है, उन यादों को दोबारा बाहर ला दिया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। सांसों के दो तार यानी कि जो कवि का हृदय है वो एक वाद्य यंत्र बन चुका है और उसकी जो धड़कन यानी कि उसकी जो सांसें हैं वो उसकी डोरी बन चुकी है। ठीक है, यानी कि कवि का हृदय जो स्वयं है वो एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, दूसरा, और जो उसकी सांस है वो उसकी डोरी बन चुकी है, तो उसकी सांसों के साथ किसी ने छेड़ दिया है, यानी कि उसका कोई ऐसा मूल तत्व जो उसके अंदर था, ऐसी कोई याद विशेष घटना जो थी उसको किसी ने उजागर कर दिया है। तो यहाँ पे कवि का कहने का मतलब क्या है कि मन में जो कवि के विचार हैं समाज को परिवर्तन को लेकर, कोई विशेष घटना को लेकर, उसको ये समाज और उग्र कर दे रहा है। ठीक है, समाज कोई व्यक्ति विशेष घटना समाज में ही घटित हुई है, तो वो कह रहे हैं वो उन घटनाओं से या उन व्यक्ति विशेष से मेरी वो घटनाएं दोबारा उजागर हो जाती हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया। मैं यानी कि कभी यहाँ पे कह रहे हैं स्नेह सुरा क्या होता है कि प्रेम की मदिरा, यानी कि जो मेरा मन है, यहाँ पे दो वर्ड्स है, दो टाइप्स में वर्ड्स की मीनिंग आ रहे हैं। एक तो मैं ड्रिंक भी करता हूँ, ठीक है, दूसरा स्नेह सुरा यहाँ पे क्या है। अब ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ से कवि का एक हालावादी दर्शन चलता है और दूसरी उनकी आत्मकथात्मक शैली की जो वाणी है, यानी कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से और बहुत ही ईमानदारी से वो स्वयं इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं इस बात को। ठीक है, कि मैं ड्रिंक भी करता हूँ, पर वो कह रहे हैं वो ऐसी वैसी नहीं है स्नेह सुरा ड्रिंक, बट प्रेम की मदिरा है, यानी कि जो मैं ड्रिंक कर रहा हूँ वो मैं किसी के स्नेह में आकर, किसी के प्रेम में डूब कर मैं वो कर रहा हूँ, पान करता हूँ, सेवन करता हूँ। ठीक है, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। अब यहाँ पे हमारा आ गया हालावादी दर्शन इस लाइन में, एंड द वेरी फर्स्ट लाइन देखो, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, मैं कभी न जग का, जग यानी कि ये जो संसार है, संसार यानी कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो ये वाला जो रोग है इस रोग से कभी अपने आप को मुक्त बता रहे हैं।
तो कह रहे हैं इनका कभी मैं ध्यान नहीं करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार में लोग क्या, व्यक्ति मेरे बारे में क्या कहेंगे, कि मैं इतना स्नेह सुना जो है वो पिए जा रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे तो कवि कह रहा है कि मैं कभी ने जग का ध्यान किया करता, फिर यहाँ पे कवि ने कहा कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता। तो जब दो इस तरीके की बातें हमारी आ जाती हैं, ठीक है, दो जब इस तरीके की बातें आती हैं कि मुझे संसार में रहना भी है, मुझे उसकी बातें भी माननी है, पर मैं रह नहीं सकता, तो यहाँ पे हमारा होता है जीवन विरुद्धों का सामंजस्य। ठीक है, जीवन विरुद्धों का सामंजस्य हमारा यहाँ पर आता है। इसके अंदर क्या है कि हमें इस संसार में रहना पड़ेगा पर हम रहना नहीं चाहते। सपोज इसका एग्जाम्पल दिया गया है बुक में कि मैं बाजार से जा रहा हूँ पर मैं खरीदार नहीं हूँ। ठीक है, समझ रहे हो, वही लाइन यहाँ पे बताएगी। तो ये जो दो है, क्योंकि इस समाज से क्या है, हमारा जो अस्तित्व है, जो परिचय है, वो इस समाज से ही होता है। ठीक है, समाज से हटकर हम कुछ भी नहीं है, एक व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं है, ऐसा कवि का यहाँ मानना है। वो समाज में रहना जिसमें हमारी पहचान है पर उसको पसंद ना करना, ये यहाँ पे कवि का जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है कि उनके जीवन में जो विरुद्ध है चीजें, उनके साथ भी उन्हें सामंजस्य बनाना पड़ रहा है, तालमेल बनानी पड़ रही है। ठीक है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। ठीक है, सो बाय मिस्टेक आई टॉट दिस वाज हालावादी दर्शन, नहीं दिस इज हालावादी दर्शन, ये वाला हमारा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य था। ठीक है, अभी देखो क्या कह रहा है, जग पूछ रहा उनको, जग पूछ मतलब ये जो संसार है उनको पूछता है, यानी कि उन व्यक्तियों को इंपॉर्टेंस देता है जो जग की गाते, जो अपने पराये की बातें करते हैं। सपोज कि एक कंपनी है, उसके अंदर बॉस है, ठीक है, उसके जो जूनियर्स होते हैं, जो उसके एम्प्लॉयज होते हैं, जिसको टॉप पे जाना होता है, वो क्या करता है, उसकी बुराई कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में कुछ गलत बोल रहा है कि अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, या फिर जो बॉस के जो नियर एंड डियर वंस है उनकी तारीफ कर रहा है और जो बॉस के जो अगेंस्ट है उनकी बुराई कर रहा है। तो जो अपने पराये की बातें कर रहे हैं, यानी कि ये संसार उन्हीं को इम्पोर्टेंस देता है जो अपने पराये की बातें करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, पर कभी कहता है मैं स्वयं में संतुष्ट हूँ, मुझे ना किसी की बुराई करने की जरूरत है, ना किसी की भलाई करने की जरूरत है, यानी कि ना ही यहाँ पे जैसे हमने कहा अपने पराये की, ना ही मेरा कोई अपना है और ना ही मेरा कोई पराया है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि का हालावादी दर्शन है। हालावादी दर्शन एक क्या कहते हैं, जो कविता की एक घूंट है वो जीवन की घूंट के बराबर है। अब उसमें चाहे कड़वा आए या खट्टा है, कभी मीठे की तो बात कर ही नहीं रहा, अगर कड़वा या खट्टा भी आए ना तो उसको सहज भाव से स्वीकार कर लो, जैसा आपको लग रहा है, यानी कि जिस तरीके से मीठे को खाया था उसी तरीके से कड़वी चीज को खा जाओ, यानी कि उसी तरीके से कड़वे जो आपके जीवन में घटनाएं हो रही है उनको सहन करना सीखो। सहन करना इन द सेंस कि उनमें एक समान रखो, जैसे सुख में थे वैसे ही दुख में रहो। तो इससे क्या होगा, एक सूफियाना सी बेख्याली आ जाएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये मेरा अपना है ये मेरा पराया है। ठीक है, तो यहाँ से तेरा मेरा के जो झगड़े होते हैं कि वो मेरा है ये तेरा है, वो सब खत्म हो जाएंगे और एक व्यक्ति विशेष की बजाय हमें पूरे संसार से प्यार हो जाता है कि पूरा संसार हमारा अपना हो जाता है। ये है कवि का हालावादी दर्शन, और ये जो है हमारा इन लाइन से पता चल रहा है कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मुझे बाहरी जगत से कोई लेना देना नहीं है, बाहरी जगत में ना कोई मेरा अपना है ना कोई पराया है, ये संपूर्ण संसार है और मैं इस संसार का एक। ठीक है, आई होप दिस लाइन्स आर क्लियर। ठीक है, और जैसे कि हमने बात की थी विशेष के बारे में, ये 4 पॉइंट्स लिख दोगे, साहित्यिक खड़ी बोली, आत्मकथात्मक शैली, गेय काव्य एंड मुक्त छंद। गेय काव्य होता है कि जब हम किसी को, अगर मैं इसको गाने में बनाना चाहूँ तो मैं बना सकती हूँ। ठीक है, ये वाला। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट पैरा इज मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं यानी कि कवि जो निज स्वयं अपने, वो कह रहा है अब जो मेरा हृदय है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं निज उर के यानी कि अपने स्वयं के हृदय के उद्गार, उद्गार है इस भाव। ठीक है, मैं अपने हृदय के भाव अपने साथ में लिए फिरता हूँ, निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार यानी कि, और यहाँ पे कभी ने क्या कहा कि मैं निज उर के उद्गार, जो मेरे भाव है मैं उनको लिए फिरता हूँ, और जो मेरे भाव है वो इस संसार के लिए एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। ठीक है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। तो निज क्या है, स्वयं ही अपने, और मीन्स हृदय, उसके उद्गार, उद्गार होता है भाव। ठीक है, तो मैं अपने स्वयं के यानी कि अपने हृदय में कुछ उद्गार, कुछ भाव लिए फिर रहा हूँ, कुछ भाव है मेरे हृदय के अंदर, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मैं अपने हृदय के उपहार, तोहफा, गिफ्ट लिए फिरता हूँ। यानी कि इसका आशय क्या है कि
मेरे जो हृदय के भाव हैं वो इस संसार के प्रति स्नेह की भावना के हैं और वो भाव इस संसार के लिए एक तोहफा है। ठीक है ये अपूर्ण संसार में मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण, यानी कि ये जो संसार है ये अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों बताया कवि ने? अपूर्ण कब बताएंगे? जब किसी भी चीज के अंदर किसी भी चीज की कमी होती तो अपूर्ण है, वो पूरा नहीं है। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं इस संसार में प्रेम का भाव है। यहाँ पे सब अपने पराये की बातें करते हैं, किसी के प्रति कोई भी प्रेम स्नेह भावना नहीं है। न मुझको भाता, भाता मीन्स अच्छा लगना, पसंद आना। जो ये अपूर्ण संसार है ये मुझे नहीं भाता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का यानी कि अपने मन में ही एक अलग का संसार लिए फिरता हूँ। मेरे अब ये जो संसार है इसमें तो मुझे लग नहीं रहा कि संसार में स्नेह का कभी पूरा होगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि अपने मन के स्वयं एक हृदय में क्या बना रखा है मैंने, एक यहाँ पे एक संसार बना रखा है जिसके अंदर क्या है, उस संसार के अंदर सभी के लिए प्रेम होगा। आगे कहता है कवि, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जला यानी कि अपने हृदय में किसी एक अग्नि प्रज्वलित करता हूँ। तो अग्नि यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे क्रांतिकारी विचार जो मैं अपने हृदय में लाता हूँ, पर और कह रहे सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। अब चाहे उसमें सुख आए या दुख आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दोनों में समांतर भाव रखता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जो कवि के विचार मन में आते हैं उनको अपने मन में ही मिटा देता है। आगे कवि कहते हैं कि जग भव सागर करने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो जग यानी कि जो संसार है, भव सागर क्या है, संसार को एक समुद्र की तुलना की गई है कि भव सागर, भव कहते हैं समुद्र, जब समुद्र में जब लहरें जब आती हैं तो उनसे बचने के लिए संसार क्या करता है, तरने को, उसको पार करने के लिए नाव बनाता है। नाव बनाता है कि संसाधन जुटाता है। अब इंसान संसाधन कैसे जुटाता है संसार को पार करने के लिए, अपना एक परिवार बसाता है, ठीक है, उसको माँ बाप मिलते हैं तो पूरा संसार बनाता है, उसको नौकरी करनी पड़ती है और हर वो चीज जो इंसान अपने आप को जिंदा रखने के लिए करता है, खाना खाना सबसे जरूरी। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नाव बना रहा है, संसार एक नाव बना रहा है, संसाधन जुटा रहा है स्वयं को जिंदा रखने के लिए, संसार में जीने के लिए। लेकिन कवि कह रहे हैं कि मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ, यानी कि अगर मेरे जीवन में सुख आए दुख आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनमें मस्त रहता हूँ, मुझे उनसे कोई भी प्रभाव नहीं है। अब आगे कवि कहते हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। तो यौवन यानी कि युवा अवस्था की जब बात कर रहे हैं कवि अपनी, उसका उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद एक जुनून, पागलपन, यानी कि अपनी युवा अवस्था का पागलपन जुनून में लिए फिरता हूँ, पर उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। पर जो युवा अवस्था है उसका जो जुनून है, जो पागलपन है, उसमें भी मेरे अंदर क्या है, अवसाद है, दुख है मेरे अंदर। ठीक है, तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कवि का जो जुनून है, जुनूनियत है, उसके अंदर भी खुशी नहीं, केवल दुख ही दुख है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पे मुझको बाहर हंसा यानी कि बाहर हंसा कि कुछ ऐसी याद है, कुछ ऐसी घटनाएं मेरे दिमाग के अंदर बसी हुई है जो मुझे बाहर, यानी कि दिखावटी हंसी तो ले आती है वो मेरे चेहरे पर रुलाती भीतर, पर वो मेरे जो मन है उसको बड़ा ही दुख देती है। ठीक है, किसी की याद किसी भी व्यक्ति विशेष की, यानी कि अब बाहर हंसा वो एक बार तो दिखती है हंसने वाली, पर मुझे वो अंदर ही अंदर रुलाती है। यानी कि कोई ऐसी घटना है जिससे कवि का अतीत जुड़ा हुआ, पर कवि जो उसे भुलाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अभी उन्हें क्या करती है, रुलाती है। तो इसलिए कवि चाह रहे हैं कि मैं इसको भूल जाऊं। आई होप द लाइन्स आर क्लियर। नेक्स्ट लाइन था, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। तो कर यत्न, नादान वही है हाय जहां पर दाना। तो यत्न क्या होता है, प्रयत्न करना, कोशिश करना। मिटे सब, मर गए, यानी कि सब व्यक्ति, हर एक व्यक्ति संसार में प्रयत्न कोशिश कर करके मिट गए, पर सत्य किसी ने न जाना। जो मूल सत्य है, जो मूल सच्चाई है, ये सब हो रहा है किस वजह से हो रहा है, तो वो जो मूल सच्चाई है वो किसी को पता नहीं चली। सब कोशिश करके या तो मर गए या फिर वो थक गए। नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति। नादान यानी कि मूर्ख व्यक्ति भी वही होता है जहां पर दाना, जहां पर समझदार व्यक्ति होता है। यानी कि जहां एक पागल व्यक्ति है वहीं पर समझदार व्यक्ति भी है। अब इनका मतलब क्या है कि जहां पर खालीपन है वहीं पर भरापन भी है। जब
हमें लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, दरअसल उसी में सब कुछ है। क्योंकि जैसे देखो एग्जाम्पल हमने कीपिंग क्वाइट इंग्लिश में पोएम पढ़ी है, जब जो राख हमें दिखती है जिसके अंदर कुछ नहीं होता, वही होता है जिससे हमारी लाइफ रीजनरेट होती है ना। तो मतलब जहाँ हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, वहीं से सब कुछ नया बनना शुरू हो जाता है। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मूड इज मूर्ख, न क्या जग ये संसार जो इस पर भी सीखे। फिर क्या ये संसार मूर्ख नहीं है, पागल नहीं है, जो इस पर भी सीखे, ये भी अब भी सीख रहा है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, यानी कि संसार ने जो मुझे ज्ञान दिया है, जो सांसारिकता का ज्ञान दिया है, मैं उसको भुलाना चाह रहा हूँ। हमने पढ़ा था कि कवि के अंदर कुछ यादें हैं जिसको वो जो उसे दुख देती हैं, तो वहीं पर वो यादें और वो सांसारिकता को भुलाना चाह रहा है कवि, क्योंकि वो उसे दुख देती हैं, वो उसके लिए दुखदायक है। अब यहाँ पे मैं और जग और कहाँ का नाता, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है 3 बार और है, तो तीनों का मतलब क्लियर रखना है हमें। मैं और यानी कि मैं और हूँ, मैं दूसरा हूँ, मुझे मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, और जग अलग है, मैं अलग हूँ, जग अलग है। और कहाँ का नाता, और जो यहाँ पे ये योजक शब्द है कि दोनों वर्ड्स को जोड़ रहा है। मैं और मैं कुछ हूँ, जग और जग कुछ है, और कहाँ का नाता क्या संबंध है, यानी कि मैं अलग हूँ, जग अलग है, तो कहाँ का संबंध है हमारे बीच में। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, ये जो संसार है मुझे नहीं भाता, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं ऐसे न जाने कितने संसार बना बना कर रोज मिटा देता हूँ। जो मेरे दिमाग में आता है मैं सोचता हूँ नहीं ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं ऐसे कितने ही जगत बना बना के अपने दिमाग में रोज मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग यानी कि जो संसार है इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, ठीक है, जोड़ा करता है, इकट्ठा करता है वैभव, धन को इकट्ठा करता है। पर यहाँ पे जो कवि है धन के बारे में यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो वो धन जो वो कपट की कमाई से इकट्ठा करते हैं, क्योंकि धन का जोड़ना कब होता है, जब यहाँ पे कवि के अनुसार जब वो कपट की कमाई के हिसाब से आता है। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं प्रति यानी कि हर एक पैर के साथ, कि जैसे मैं पैर रखूंगा मैं ऐसे धन को ठुकराऊंगा, से उस पृथ्वी को ठुकराता, यानी कि उस पृथ्वी यानी कि जो वो कपट कमाई का जो वैभव है, जो धन इकट्ठा किया गया है, मैं उस ऐसे पृथ्वी के वैभव को ठुकराता हूँ, मुझे ऐसा वैभव नहीं चाहिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, निज यानी कि अपने रोदन दुखड़े में, जो मेरा दुखड़ा मैं जो गा रहा हूँ उसमें राग है, एक दुख है, पर वो संगीतमय है, यानी कि मैं जो गेय शैली में अपनी रचनाएं कर रहा हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कि जो मेरे शब्द तुम्हें इतने शीतल लग रहे, इतने शांत स्वभाव के, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा उठो लड़ो, नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ शीतल वाणी में वो बातें कहना चाह रहा हूँ, बड़ी कोमल वाणी में वो बात कह रहा हूँ, पर उनके अंदर आग है, एक ज्वाला है, संसार को परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं ये शब्द। वो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूपो क्या होता है, राजाओं के प्रसाद, प्रसाद है उनका महल, निछावर न्योछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, यानी कि ऐसे राजाओं के ऐसे महल जिन पर राजाओं के महल निछावर हो जाए, ऐसा मैं उस खंडर का भाग ले फिरता हूँ। मतलब मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो पहले बहुत भव्य हुआ करती थी, या फिर पहले मेरे से पहले वाले जो कवि थे उनके पास बहुत भव्य होती थी, बट अभी जो वो शैली या जो वो रचनाएं जो ध्वस्त हो चुकी है, पूरी तरीके से अपना अस्तित्व खो चुकी है, खंडर बन चुकी है, मैं उस खंडर का एक भाग ले रखा हूँ, यानी कि उसी शैली को अपनाकर उसी तरीके की रचनाएं मैं करता हूँ, पर वो उस महान वैभव का सिर्फ एक खंडर का कुछ हिस्सा है, यानी कि बर्बाद हुई चीज का कुछ छोटा सा पार्ट है, और अब भी वो ऐसा है वो खंडर जिस पर राजा जो है अपना महल न्योछावर कर देंगे, यानी कि जो महान व्यक्ति हैं वो अपना सब कुछ न्योछावर कर दें मेरे सिर्फ उस खंडर के भाग पर। ठीक है, आई होप द लाइन्स आर क्लियर। अभी जो हमारी लास्ट की लाइन्स है वो बहुत ही ईजी है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट मीनिंग है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, यानी कि कवि कह रहा है जब मैं रो रहा हूँ, जब मैं अपना दुखड़ा सुना रही हूँ तो तुम कहते हो गाना बना दिया, क्योंकि जो कवि थे उन्होंने गाने भी लिखे हैं, क्योंकि उनकी जो ये कविता है वही गेय शैली में जिसको हम गा भी सकते हैं। मैं फूट पड़ा यानी कि जब मैं भर के जो मेरे दिल के हृदय के उद्गार हैं वो फूट पड़ते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो तुम कहते हो छंद बनाना। जब मैं सिंपली रोता हूँ तो तुमने गाना बना दिया, और जब मैं फूट के रोता हूँ तो तुम कहते हो छंद बना दिया, इतनी महान रचना कर दी। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं ये संसार मुझे कभी क्यों कह रहा है, मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, यानी कि मैं दुनिया को स्नेह देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है दीवानगी की
दुनिया में ना कोई मेरा अपना है ना कोई पराया है, ये संपूर्ण संसार ही मेरा अपना है। ठीक है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता में निशेष लिए फिरता हूँ। यानी कि दीवानों का वेश यानी कि जो मेरी सोच है वो दीवान की जैसे जुनून है कि इस पूरी दुनिया को, ठीक है, ये पूरी दुनिया मेरी है, इसमें ना कोई मेरा है और ना कोई मेरा पराया है। मादकता, मादक यानी कि जो नशा है, जो उसकी यादों में निशेष लिए फिरता हूँ, पर मेरी कुछ यादें हैं जो कुछ यादें ऐसी हैं जो मेरे अंदर बची हुई है। पूरे संसार को कभी कब अपना सकता है, जब उसका कोई पारिवारिक संबंध ना हो, ठीक है, कोई भी उसके परिवार में ना हो, क्योंकि तभी वो पूरे संसार को अपना बना सकता है, कि फिर पूरा संसार उसका परिवार है। लेकिन कुछ यादें हैं जो मुझ में अभी भी बची हुई है, जिसको सुनकर जब झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। जिसको यानी कि जो कवि अपनी कविताओं की रचना करता है, वो कविताएं सुनकर झूमे झुके लहराए, यानी कि थोड़ा झुकना, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करे, उसको सम्मान दे, और झूमे कुछ मस्ती वाली चीजें हैं, यानी कि कुछ ऐसी व्यक्तित्व में उतर आएंगी जिससे कवि कह रहा है संसार, पूरा संसार ही जो है अपना बन जाएगा। और जब ऐसा संसार होगा तो किसी के कोई दुख नहीं होंगे, तो सभी अपने जीवन में मस्त रहेंगे, सुखी रहेंगे। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, तो ऐसे ही कुछ सुखी भावनाओं का मैं जो अपने अंदर संदेश लिए फिरता हूँ। सो आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वाला जो हम पार्ट 2 इसके अंदर कवर करेंगे। अभी हम अपनी नेक्स्ट पोएम करने वाले, जो इसी पोएम में एक सेकंड पार्ट है, निशा। ये वैसे पोएम का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बट ये जो पोएम है निशा निमंत्रण एक गीत है, उसके अंदर से हमने इस पोएम को लिया है, क्योंकि पूरी की पूरी पोएम जो वो गेय शैली में है, ये गाने वाली पोएम है। तो हरिवंश राय बच्चन जी यहाँ पे कहते हैं इस पोएम के अंदर कि जो इंसान होते हैं, जब तक उन्हें कोई ये ना लगे, लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता ना हो, उसको पाने की जल्दी ना हो, तब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि ये बात भी बोली जाती है कि जब तक आपके, जब जो हमने सोचा है उस पर डेडलाइन आ जाएगी, फाइनल डेट आ जाएगी, तो वो हमारा गोल बन जाता है, वरना वो ड्रीम रहता है। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। बहुत इजी सी पोएम है, ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है खास, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में क्लियर कट मीनिंग है। ठीक है, मतलब कोई डीप इनर मीनिंग ऐसा कुछ नहीं है। हो जाए न पथ में रात कहीं, पथ हियर इज रास्ता, ठीक है, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यानी कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, कि हम चलते चलते ऐसा ना हो कि रात ही हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यानी कि जो हमारा लक्ष्य है या फिर जो घर पहुंचना है वो ज्यादा दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। तो यही सोचकर कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए और मुझे ज्यादा दूर भी नहीं जाना, बस यहीं तक जाना, मैं पहुंच जाऊंगा, यह सोच, इस बारे में सोचकर थका दिन का पंथी, यानी कि पंथी कौन है यहाँ पे, पंछी, जो पंछी है, जो पक्षी है, वो भी जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है, उसके बाद दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पे दिन जल्दी जल्दी ढलता का मतलब क्या है कि जो समय है वो शीघ्रता से बीतता हुआ प्रतीत हो रहा है, मतलब जो टाइम है वो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य को पाने की इतनी उत्तेजना है, या फिर अपने परिवार से जाके मिलने की इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि हमें लग रहा है कि ओह इतना टाइम गया, इतना टाइम गया, तो बहुत जल्दी वो समय बीत रहा है। ठीक है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा, प्रत्याशा मीनिंग है इस प्रतीक्षा, कि जो बच्चे हैं वो प्रतीक्षा में होंगे, वो वेट कर रहे होंगे, उस चीज का इंतजार कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों क्या होता है, जो घोंसला होता है उसमें जो छोटे छोटे होल होते हैं। ठीक है, बच्चे अब बाहर नहीं आ सकता वो उससे, तो वो क्या करता है, उसके छोटे छोटे जो जहाँ पे भी जो उसे स्पेस दिख रहा है वहां से वो झांक रहा है, मतलब थोड़ी थोड़ी बाहर निकल के वो उस चीज को देख रहा है कि मुझे कहीं से कुछ दिखाई दे जाए। यह ध्यान और ऐसी बातें सोच के कि हमारे बच्चे हमारे लिए वेट कर रहे होंगे, उनके परों में, अब चिड़िया है पैरों से नहीं चल रही, वो उड़ रही हैं, तो उनके जो पर हैं यानी कि जो उनकी स्पीड है चलने की, चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता, चंचलता यानी कि बहुत खुशी के साथ एक एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, चंचलता, तेजी भर देता है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पे कवि अपने बारे में कह रहा है। ठीक है, मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल यानी कि व्याकुल, कौन एक्साइटेड है मुझसे मिलने को, मैं हूं कि किसके हित चंचल। अब चिड़िया तो ये सोच रही कि मेरे बच्चे मेरे लिए वेट कर रहे होंगे, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, बट कवि यहाँ पे कह रहा है मैं किसके लिए परेशान हूँ, मैं किसके लिए इतना बेचैन हूँ कि कौन मुझसे इंतजार कर रहा है, कौन मेरा इंतजार कर रहा है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मैं विहलता। देखो यहाँ पे ना विरोधाभास दिया गया, कॉन्ट्रास्ट दिया गया है। यहाँ पे क्या था,
इनके जो परों में क्या थी, चंचलता। जब वो अपने घर के बारे में सोचते हैं तो वो चंचल हो जाते हैं। पर यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जब मैं ऐसा प्रश्न अपने आप से पूछता हूँ तो शिथिल, मैं रुक जाता हूँ वहीं पे, करता पद को, कि मेरे पद पैर अपने आप रुक जाते हैं। भरता उर में विहलता, यानी कि मेरे हृदय में विहलता, बेचैनी भर जाती है। ठीक है, मैं बेचैन हो जाता हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता हूँ इस चीज के अंदर। तो यहाँ पे है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और दिन जल्दी जल्दी ढलते हुए प्रतीत हो रहा है। देखो अभी यहाँ पे क्या स्टडी किया, थोड़ा सा ना यहाँ का इंटरनल मीनिंग यहाँ पे ये निकल रहा है कि जब हमें कुछ लक्ष्य प्राप्ति करना होता है, हम उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड अगर हम नहीं है, ठीक है, हमें वो नहीं पाना है, कुछ लक्ष्य ही नहीं होगा, तो इंसान का जो जीवन है वो शिथिल हो जाता है, उसमें कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। ठीक है, ऐसा कुछ भी उसका एम नहीं होगा तो उसकी लाइफ में वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिलर वाली फीलिंग कभी आएगी ही नहीं। वो शिथिलता, जड़ता, यानी कि वहां पे उसकी कोई भी डेवलपमेंट, उसका विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। सो आई होप द पोएम इज क्लियर। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।